स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो नई शिक्षा नीति 2020 है उससे बना रहे हैं वीडियो। और सीटेट में यहाँ से प्रश्न भी बार बार पूछा जा रहा है। कमेंट बॉक्स में बहुत लोगों ने कह रहा है कि आप NEP पर वीडियो बनाइए। चूँकि हम NEP 2020 का बड़ा बारीकी से अध्ययन किए और सिर्फ आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम NEP पर वीडियो बना रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को। देखिए ये NEP जो है ये इसके पहले कई शिक्षा नीति चल रहा था। 1968 भी बना, 86 भी बना, NCF 2005 भी बना। तो हम लोग बात करेंगे इसमें एकदम शॉर्ट में नई शिक्षा नीति 2020 जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी कहा जाता है। देखिए इस समिति का गठन जो किया गया ये जून 2017 में किया गया और इसके अध्यक्ष जो बनाए गए कस्तूरी रंगन जो पूर्व इसरो अध्यक्ष थे उसको बनाया गया और इन्होंने अपना रिपोर्ट मई 2019 में दिया। अब देखिए यहाँ से प्रश्न आपको पूछ सकता है कि NEP का फुल फॉर्म क्या है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी। फिर दूसरा होगा क्या कि NEP बनाने के लिए जो है इस समिति का गठन कब किया गया, तो जून 2017 में। और इन्होंने अपना रिपोर्ट कब दिया, तो मई 2019 में। इसके अध्यक्ष कौन है, कस्तूरी रंगन। कस्तूरी रंगन जो है NEP यानी इसके अध्यक्ष थे। तो ये पूर्व में किसके अध्यक्ष थे, तो इसरो के अध्यक्ष थे। और ये मेन चीज़ है यहाँ पर रूपरेखा जो 5, 3, 3 और 4, यहीं से कन्फ्यूजन आप लोग को होता होगा। तो ये क्या है देखेंगे एकदम शॉर्ट में, एकदम आसान भाषा में, इजी तरीके से कि ये जो NEP 2020 का रूपरेखा है 5, 3, 3, 4 ये क्या कहता है क्या कि देख सकते हैं कि ये पाँच का मतलब है कि बच्चा यहाँ 5 साल तक पढ़ेगा। जब ये बच्चा 3 साल का हो जाएगा, पहले क्या था कि बच्चे की पढ़ाई 5-6 साल की आयु की होती थी, तब उसको पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए भेजा जाता था। सरकार भी 6 से 14 वर्ष की बात करते थे। तो अब यहाँ पर सरकार बात कर रही है क्या कि बच्चा 3 साल का हो जाएगा। बच्चा जब 3 साल का हो जाएगा यहीं से वो पढ़ना शुरू कर देगा। अब ज़रा देख सकते हैं कि 3 साल का बच्चा होगा तो इस 3 साल के यानी ये जो 5 वर्ष है इसको कहा गया फाउंडेशनल स्टेज। ये फाउंडेशनल स्टेज को 2 भागों में बांटा गया जिसको कहा गया क्या, ये नींव है। ये क्या है, ये शिक्षा का नींव होगा, बच्चे के भविष्य का नींव होगा। नींव समझ रहे हैं आप लोग, जिसको हम लोग गांव घर में कहते हैं कि जब कोई मकान वगैरह बनता है तो वहाँ नींव डाला जाता पहले, या फिर कह सकते हैं तरी। तो नींव तो फाउंडेशनल स्टेज हो गया। तो इसमें क्या है कि बच्चा 3 से 6 वर्ष, बच्चा 3 साल का हो गया, लेके चले गए स्कूल में चले गए। तो यहाँ 3 से क्यों जोर दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, या इस पॉलिसी के द्वारा सरकार 3 साल में ही स्कूल क्यों ले जाना चाहती है। देखिए बच्चे चूँकि जब 6 साल के होते हैं तो बच्चों को एक डर होता है कि पढ़ने जाना है। एक बच्चे 3 साल में जो है अपने समाज, परिवेश, इन्वायरमेंट में वो खेल कर अलग अलग खेलों को वो सीख लेता है। खेल उसका पसंदीदा चीज़ हो जाता है जिसके वजह से स्कूल जाना नहीं चाहता। दूसरी बात कि जब वो खेल छूट जाए और पढ़ने जाए तो इससे बेटर होता है उसके लिए खेलना। तो इसीलिए बच्चे को कह रहा है कि आप 3 साल में ही बच्चे को पहुंचा दीजिए और 3 साल में बच्चा जब स्कूल चला जाएगा वहाँ खेल व्यवस्था करेंगे, उसके लिए प्री स्कूल रहेगा। यानी बच्चा वहाँ क्या करेगा, बच्चा वहाँ पर खेलेगा, खेल में पढ़ेगा, खेलेगा। और वो जो खेल होता है जैसे कि ग्रामीण खेल तो अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। ये जो मोबाइल का युग आ गया, फ़ोन का युग आ गया, तो अब ये ग्रामीण खेल ख़त्म हो गया। जैसे कांचा हो गया, गुल्ली हो जिसको गोली कहते हैं हम लोग, फिर जाके आपका ये छुपन छुपाई हो गया, कबड्डी हो गया, इसके अलावा जो है पिट्टो हो गया, बॉल मार के खेलने वाला। तो ये आंगनबाड़ी में बच्चा जाएगा या बाल विद्यालय रहेगा, वहाँ बच्चे का विद्यालय रहेगा, वहाँ जाएगा, खेलेगा बच्चा, वही सब खेल खेलेगा। अब जहाँ बैठेगा, जिस तरह बैठेगा, जैसे वो अपना फ्री महसूस करते हुए अपने घर के पास खेलता है, दोस्तों के साथ खेलता है, वो वहाँ पर भी वो उसी तरह खेलेगा। अब देखिए बच्चा 6 वर्ष का हो गया, 6 वर्ष का बच्चा जैसे हो गया तो अब ये 2 साल में वो पहली कक्षा और दूसरी कक्षा को पास कर लेगा। पहली कक्षा 7-8 वर्ष में। तो ये 5 का मतलब क्या हुआ कि पहले स्टेज में, फाउंडेशनल स्टेज में बच्चा 5 साल तक में प्री नर्सरी,
1 और क्लास 2 की पढ़ाई करेगा। अब देखिए दूसरी बात है कि आप 5-3-3-4 जो आप देखें तो 5-3-3 का मतलब है यहाँ बच्चा 3 साल पढ़ेगा, 3 साल 8 से 11 वर्ष, 3 साल में इसको प्रिपरेटरी स्टेज कहा गया। प्रिपरेटरी स्टेज, ये प्रिपरेटरी स्टेज में क्या होगा कि बच्चा तीसरी क्लास, चौथी क्लास और 5वीं क्लास पास कर लेगा। अब ये भी देखेंगे कि इसके लिए कैसा व्यवस्था होगा, इसके लिए क्या सिलेबस होगा, इसके लिए क्या सिलेबस होगा, इसके लिए क्या सिलेबस होगा, ये टोटल करेंगे हम जिक्र। तो ये 3 क्लास यानी तीसरी, चौथी और 5वीं, ये 3 क्लास पास कर लेगा। फिर इसके बाद बच्चा जब ये मिडिल स्टेज में पहुंचेगा यानी 5वीं क्लास पास करने के बाद क्लास 6 से 8 साल, यहाँ पर बच्चे यहाँ पर भी 3 साल बच्चे रहेंगे, 3 साल पढ़ेंगे, यानी 6ठी क्लास, 7वीं क्लास और 8वीं क्लास। फिर ये 4 का मतलब ये सेकेंडरी स्टेज, यानी ये जो बच्चे 6 से 8 पढ़ेंगे इसको कहा गया मिडिल स्टेज, और जब बच्चा 9 से 12 पढ़ेगा तो इसको कहा गया सेकेंडरी स्टेज। चलिए अब देखते हैं कि इसका की पॉइंट क्या हो सकता है, इसके पढ़ाई के लिए क्या व्यवस्था हो रही है और कहाँ से आपके लिए प्रश्न भी आएगा। तो देखिए अब जो देखें हम लोग 5 साल में बच्चा हम जब देख रहे हैं कि 3 साल पहले प्री स्कूल में रहेगा, जो आंगनवाड़ी हो या बाल विद्यालय हो या बाल भवन हो, जिस तरह का भी व्यवस्था हो वहाँ पर बच्चे खेल खेल में अपने मनमाने तरीके से पढ़ेगा, खेलेगा, दौड़ेगा, धूपेगा। 2 साल में वो पहली कक्षा पास करेगा और दूसरी कक्षा पास करेगा। लेकिन इस बीच में यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। यदि आप एग्ज़ाम ले लिए तो क्या होगा कि बच्चा फिर डर जाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। तो इसीलिए सरकार चाह रही है कि पहली से मतलब दूसरी कक्षा तक कोई एग्ज़ाम नहीं होगी। अब 3 का मतलब 5, 3, 3, 4, तो 3 साल तक बच्चा यहाँ पढ़ेगा कक्षा 3 से 5, और 3 साल तक ये पढ़ेगा कक्षा 6, 7, 8, और 4 साल में कक्षा 9, 10, 11 तथा 12वीं। अब ये 10वीं में बोर्ड परीक्षा होगी और इसके लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है। और देखिएगा ये व्यवस्था बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये पॉलिसी मेरे ख्याल से बहुत अच्छी पॉलिसी है, बस इसको लागू करने वाले व्यक्ति सही होना चाहिए, कि किस तरह से आप लागू कर रहे हैं। तो अगली बात कि कक्षा प्री से 2 तक में क्या होगा, नो एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम की शुरुआत कहाँ से होगी, तीसरी क्लास से। एग्ज़ाम की शुरुआत तीसरी क्लास से होगी और पढ़ाई जो होगा 3 क्लास से लेकर 4, 5 तक। इसमें कहा गया कि बच्चों को जो पढ़ाएंगे कोई भी मातृभाषा में पढ़ा सकते हैं, जिसको रीजनल लैंग्वेज कह सकते हैं, या फिर राष्ट्रीय भाषा में पढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब कि हमारा देश जानते हैं कि भाषाओं में भी विविधताओं के रूप में पाया जाता है। कई भी भाषाओं के यहाँ राज्य हैं, कोई तमिल है, कोई तेलुगु है, कोई कन्नड़ है। तो ये नीति जो है उन राज्यों को छूट दे रहा है कि आप बच्चे को अपनी भाषा में पढ़ा रहे हैं या इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं या हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं, तो ये छूट रहेगा। अब देखिए ये कक्षा 6, 7, 8, ये यहाँ तक जो बच्चे 6ठी में जाएंगे तो यहाँ बच्चे पढ़ेंगे मैथ, साइंस, आर्ट्स, व्यावसायिक शिक्षा, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, वोकेशनल एजुकेशन, या फिर आपका जो है बुनियादी शिक्षा की जो बात करते थे गांधी जी, उसी की बात है, कंप्यूटर स्किल्स। तो बच्चे यहाँ 6ठी, 7वीं, 8वीं कक्षा में मैथ, और यहाँ पर पहली बार तीसरी क्लास से एग्ज़ाम भी स्टार्ट होगा। अब देखेंगे कि यहाँ पर आकलन यानी एग्ज़ाम जो होगा किस तरह से होगा, यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है आकलन वाला से। तो मैथ, साइंस, आर्ट्स, व्यावसायिक शिक्षा जिसको कहते हैं कि अब 2 रुपया वो कमाने वाला कुछ शिक्षा हो जाए, कि बच्चे यदि मान लिया जाए कि जॉब वगैरह नहीं मिल सका उसको, तो अपना व्यावसायिक शिक्षा किया हुआ रहेगा तो क्या होगा, वो अपना जीवन यापन कर सकता है। अब देखिए इसमें चौथी बात है क्या, ये 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं, यहाँ पर वो 9वीं कक्षा में जब जाएगा तो यहाँ इसके लिए कुछ बदलाव किया गया है, कुछ जो है एक इंटरेस्टिंग बनाया गया है। क्या इंटरेस्टिंग है कि यहाँ से इसको बोर्ड परीक्षा आसान किया गया। बोर्ड परीक्षा आसान करने के लिए क्या किया गया कि साल में 2 बार एग्जाम होगा, एक वस्तुनिष्ठ और दूसरा व्याख्यात्मक। वस्तुनिष्ठ जिसको कहते हैं क्या कि आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। उसके बाद कुछ मूल्यांकन वाले प्रश्न होंगे कि बच्चे अपने स्वतः आंसर दे, रटने की प्रवृत्ति उसमें नहीं हो। इसके बाद विषय चुनने की इसमें आज़ादी रहेगी। विषय चुनने की आज़ादी हम लोग देख रहे थे कि जब
कोई भी हम लोग 11th या 12th में जाते थे, 11th या 12th में, तब वहाँ पर हम विषय चुन सकते थे कि मैथ रखना है ना, बायोलॉजी रखना है ना, हिस्ट्री रखना है ना, ज्योग्राफी रखना है। तो जो भी वहाँ पर विषय 11th से चुनना पड़ता था, 11th में चुनने की आज़ादी थी। अब यहाँ पर आपकी आज़ादी कहाँ है? 9वीं क्लास से ही। जैसे 9वीं में गए, आप जो भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। मेरा मन है कि मैथ पढ़ना है, मैथ के साथ ज्योग्राफी पढ़ना है तो ज्योग्राफी भी ले लेंगे, मैथ भी ले लेंगे। अब यहाँ विषय चुन कर पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि मान लिया जाए कि 9वीं क्लास में आप मैथ पढ़ लिए, ज्योग्राफी पढ़ लिए, हिस्ट्री पढ़ लिए। अब मन हुआ कि 10वीं में गए, 10वीं में आप फिर से बदल सकते हैं। अब वहाँ जो आप जाके आप पॉलिटी ले लिए, बायोलॉजी ले लिए, फिजिक्स ले लिए। इस तरह आप ये 4 साल तक जो है ना उछल कूद करके पढ़ सकते हैं। उछल कूद मतलब बदल बदल कर पढ़ सकते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया कि जो बोर्ड परीक्षा 10वीं है, 10वीं की परीक्षा को आसान करने के लिए वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव रहेगा, फिर व्याख्यात्मक यानी मूल्यांकन पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे जो स्वतः वो आंसर दे पाए। 10वीं तथा परीक्षाएं जो होगी वो 2 बार होगा साल में, एक बार वस्तुनिष्ठ और दूसरा व्याख्यात्मक। अब देखिए इसकी विशेषताएं की बात करें कि इस NEP 2020 की विशेषताएं क्या है, यहाँ से आपके प्रश्न हमेशा सीटेट में रहेगा भी। और देखिए इसकी विशेषता क्या है कि पहली बात तो कि ये रटने की प्रवृत्ति को समाप्त किया कि अब बच्चे रटेंगे नहीं। हालांकि ये NCF 2005 भी यही कहता है कि बच्चे में जो है हस्तपरक अनुभव हो, रटने की प्रवृत्ति उसमें ना हो, तो ये रटने की समाप्ति को भी समाप्त किया गया। इसकी विशेषता दूसरी है 9वीं से विषय चुनने की आज़ादी, यानी 9वीं क्लास से आप विषय चुन सकते हैं। और बच्चे जो आकलन करेंगे, यानी आकलन बच्चे का 3 स्तर में होगा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये वाला एग्जाम में आ सकता है। तो आकलन 3 स्तर में होगा। पहला स्तर क्या होगा? छात्र अपने आप का आकलन स्वयं करेगा। अब कैसे करेगा ये देखते हैं। तो दूसरा क्या होगा कि आकलन का तीसरा स्तर में दूसरा सहपाठी, अब एक दोस्त दूसरे का आकलन करेगा, और तीसरा आकलन होगा शिक्षक के द्वारा। तो आकलन के 3 स्तर NEP 2020 में बताया गया है 2020। अब देखिए इसमें कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो आप देख रहे हैं कि यहाँ व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। अब देखिए इसमें व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत कई चीज़ हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि कोई कढ़ाई, बुनाई, सिलाई करना चाहती है लड़कियां तो वो करे, खाना बनाने वाला सीख सकते हैं तो सीख सकते हैं। कोई लड़का है मान लिया जाए कि पेंटर बनना चाहता है तो पेंटिंग्स उसको सिखाया जाएगा। कोई बच्चा है कि मान लिया जाए कि अपने कोई जो है अगल बगल से जुड़े हुए कुछ मैंने व्यवसाय से करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। मतलब कि आप कंप्यूटर स्किल भी आपको कराया जाएगा कि कंप्यूटर कैसे चलाना है, किस तरह से करना है, या फिर आप कंप्यूटर में क्या नए चीज़ बना सकते हैं। तो व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत क्या है कि इसमें कृषि शिक्षा, कृषि भी एक तरह का व्यवसाय है, तो आपको कृषि शिक्षा पर ध्यान दिया गया। कानूनी शिक्षा कि आप कानून के बारे में जानें। चिकित्सा शिक्षा यानी छोटे छोटे इलाज, जैसे कि हम लोग फर्स्ट एड देखते हैं कि कहीं पर एक्सीडेंट हो जाए या फिर खाना बनाते बनाते जल जाए तो किस तरह से आप उसका फर्स्ट एड दे सकते हैं। तो इस तरह से ये वाला व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, तो ये भी है इसमें। अगली बात है इसमें क्या कि कला, संस्कृति, शिल्प, योग शिक्षा। इसके सिलेबस में ऐसा सिलेबस इसका बनाया गया कि बच्चा कला सीख सके, संगीत सीख सके। शिल्प क्या है कि शिल्प यानी किसी चीज़ को तराश कर कुछ चीज़ बनाना शिल्प हो गया। योग हो गया, योग शिक्षा का भी सिलेबस इसमें समाहित किया गया। सबसे बड़ी बात और है कि इस पॉलिसी में ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया। ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर देने के लिए क्या, बच्चों को मोबाइल आप सरकार क्या दीजिएगा, बच्चों मोबाइल का आदत लग चुका है। तो मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, पाम टॉप हो गया, क्या क्या हुआ, ये सब बच्चों को दिया जाएगा ताकि बच्चे ऑनलाइन शिक्षा भी प्राप्त करें। पता नहीं कितना कर पाएगा, मोबाइल तो देख रहे हैं बच्चे सब दुरुपयोग ही कर रहा है। अगला है बाल भवन का निर्माण। अब देखिए बच्चों के लिए बाल भवन का निर्माण करवाया जाए कि बच्चे वहाँ पर रहे, खेले कूदे, नाचे गाए, और बाल भवन में जो भी फंक्शन है खेले कूदे, नाचे गाए, तो बाल भवन का निर्माण किया गया। और 8वीं बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, बोर्डिंग स्कूल बहुत महंगा स्कूल है। हम लोग जानते हैं कि बोर्डिंग स्कूल में होता क्या है, महंगा रहे या सस्ता रहे उससे मतलब नहीं। बोर्डिंग स्कूल में होता क्या है
कि वहाँ पर बच्चे को नोटिस किया जाता है और बच्चे जिस क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं, जिस क्षेत्र में उसको मन लग रहा है, उसी क्षेत्र में, मान लीजिए कोई बच्चा को क्रिकेट खेलने में पूरा मन है, पढ़ने में नहीं है, तो क्रिकेट ही खिलाकर उसको खिलाड़ी बना देगा। या फिर अब कोई साइंटिस्ट है, खोज कर रहा है, कोई शोध कर रहा है, शोध करने में उसको मज़ा आ रहा है तो उसको साइंटिस्ट बना देगा। तो ये था आपका बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। और देखिए आपका प्रश्न क्या क्या बन सकता है, आप एक बार गौर कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ से प्रश्न होगा कि कब जो है समिति का गठन हुआ, इसके अध्यक्ष कौन है, रिपोर्ट कब दिया गया, ये रूपरेखा इसकी जो है 5334 है। तो अब निम्नलिखित में से नई शिक्षा नीति 2020 का रूपरेखा क्या है, 5 3 3 4 आपको दे देगा, 5 3 4 3, इस तरह उल्टा पुल्टा भी दे सकता है। तो दूसरी बात है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि प्रथम को जो है कौन सा स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज, दूसरे को प्रिपरेटरी स्टेज, और तीसरे को मिडिल स्टेज, और चौथे को सेकेंडरी स्टेज, यानी 5 के अंतर्गत फाउंडेशनल। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको समझने के लिए हम बताए हुए हैं कि रूपरेखा जो 5 3 3 4 है, तो यानी इसमें 3 साल तक बच्चा प्री स्कूल में रहेगा, फिर 2 साल तक पहली कक्षा और दूसरी कक्षा ख़त्म हो जाएगा उसका पढ़ाई, यानी 3 2 5 साल हो गया ये, फिर 3 साल। तो इस तरह से आप वीडियो को आप अपना एक शॉर्ट नोट्स भी बनाकर अपना तैयार कर सकते हैं, देखकर बना लीजिएगा। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हो। तो कुछ यदि आपको लगे कि वीडियो फ़ायदेमंद है, लाभदायक है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।